नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती शशिकला सिन्हा, विभागाध्यक्ष इतिहास, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज मैं एमए इतिहास के 4th सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत 1858 से 1964 तक प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य, इसके अंतर्गत चौथे इकाई में गांधीवादी आंदोलन, विचारधारा, स्वरूप और कार्यक्रम, इसके संबंध में आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। गांधी जी भारत के ही नहीं वरन विश्व के लिए एक महान विभूति थे। इनका जन्म एक साधारण मनुष्य के रूप में हुआ, परंतु अपने सत्कर्मों के द्वारा इस देश के साथ ही साथ पूरी मानव जाति का कल्याण कर उन्होंने दैव शक्ति प्राप्त किया। 20वीं सदी भारतीय विचारधारा पर गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का गहरा प्रभाव रहा है। उन्होंने विश्व को अहिंसा में जीवन का संदेश दिया। सर्वोदय उनका सामाजिक आदर्श था, सत्याग्रह उनका जीवन दर्शन था और राम राज्य उनके शासन का आदर्श था। उन्होंने एक नए युग, गांधी युग को जन्म ही नहीं दिया, बल्कि अपनी अभूतपूर्व साधना से मानवता के इतिहास में एक नए अध्याय का श्री गणेश किया है। महात्मा गांधी के जन्म के विषय में अगर हम देखें तो आप लोगों को विदित ही है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। वो एक सामान्य परिवार से ही थे, किंतु फिर भी वकालत की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें ब्रिटेन भेजा गया था। उन्होंने ब्रिटेन से वकालत की शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात वापस आकर के वो भारत में कुछ दिनों तक वकालत किए हैं। उसी समय किसी व्यापारी कंपनी के सिलसिले में उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के प्रति जो अत्याचार अंग्रेज़ों का हो रहा था, उससे वो बहुत अधिक दुखी थे। उनके साथ भी अंग्रेज़ों ने दुर्व्यवहार किया। वहाँ के भारतीयों को रेल के प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने नहीं दिया जाता था। सार्वजनिक स्थानों पर उनके जाने पर प्रतिबंध था। अपनी रक्षा के लिए वो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते थे। इसके अलावा भी उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। तो इन सब को देखकर गांधी जी को बहुत ही तकलीफ हुआ। वो गए तो केवल 1 वर्ष के लिए थे, लेकिन फिर वहाँ वो लंबे समय तक रहे और उन्होंने वहाँ रह रहे भारतीयों को संगठित किया और एक अहिंसक आंदोलन, जिसको सत्याग्रह का नाम दिया, और वो उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उन्हें इस आंदोलन में बहुत सफलता मिली और उनकी प्रसिद्धि वहीं से भारत में भी फैलने लगी। उसके पश्चात 1914 में महात्मा गांधी भारत वापस आए। ये वो परिस्थिति थी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रश्न ये था कि इस युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग देना है अथवा नहीं। ऐसी परिस्थिति में महात्मा गांधी ये सोचते थे कि भारतीयों का ये कर्तव्य है कि वो अंग्रेज़ों को सहयोग प्रदान करें। अंग्रेज़ों ने भी महात्मा गांधी को केसरे हिंद की खिताब से सम्मानित किया था। इसके पश्चात महात्मा गांधी भारत में भ्रमण करके तत्कालीन परिस्थितियों का जायजा लेना चाह रहे थे। उग्रवाद के सिद्धांत, उदारवाद के सिद्धांत, उनकी कार्यप्रणालियाँ, उनसे वो समन्वय स्थापित करके और कुछ मूल तत्व निकालना चाहते थे। उन्होंने ये देखा कि वास्तव में इनके पास में जो कार्यक्रम है वो केवल भारत के आर्थिक शोषण के संबंध में है, लेकिन वास्तव में भारत की आंतरिक जो परिस्थिति है, जो भारत में अस्पृश्यता है, गरीबी है, भूखमरी है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अशिक्षा है, उनके संबंध में इन लोगों के पास में कोई कार्यक्रम नहीं है। अतः महात्मा गांधी ने अपने आदर्शों को उसमें स्थापित किया और उन्होंने एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया और इसलिए उस विचारधारा के आधार पर उन्होंने भारत में
आंदोलन प्रारंभ किया है। तो गांधीवादी विचारधारा के संबंध में उन्होंने अपनी आत्मकथा में यह स्वीकार किया है कि उनके अभिभावकों का दृष्टिकोण उनके रहने के स्थान पर मौजूद सामाजिक एवं धार्मिक वातावरण ने उनको व्यापक रूप से प्रभावित किया था। उनकी प्रारंभिक विचारधारा को वैष्णव मत और जैन मत की परंपराओं ने विशेष तौर पर प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त ईशा के उपदेश, टॉलस्टॉय, थोरो, रस्किन के लेखों ने भी उनके चिंतन को प्रभावित किया। लेकिन इन सब के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी विचारधारा के विकास और दिशा निर्धारण में सर्वाधिक योगदान उनके अपने जीवन का और उनके अपने व्यक्तित्व के अनुभवों का था, और उसके आधार पर उन्होंने अपने कार्यक्रम और सिद्धांत निर्धारित किए थे। यदि हम गांधी की विचारधारा के ऊपर चर्चा करें तो सबसे पहली उनकी विचारधारा है आध्यात्मिक विचारधारा। आध्यात्मिक विचारधारा सत्य और अहिंसा के ऊपर आधारित थी। सत्य को वो अपने संपूर्ण जीवन में प्रयोग करते थे और वो ऐसा मानते थे कि सत्य ही ईश्वर है। उसी प्रकार से अहिंसा का तात्पर्य उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर हम अन्याय को सहते हैं तो वो अहिंसा है। इसलिए हमको अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा, अपने नैतिक बलों के द्वारा अन्याय का विरोध पूर्ण शक्ति के साथ करना है। उनकी धार्मिक विचारधारा के अंतर्गत चूंकि वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे और इसलिए वो हिंदू धर्म को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उनको बहुत ही अधिक अनुराग था। उनकी धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत व्रत, उपासना, पूजा, तपस्या और सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पृश्यता का निवारण, दुखी दरिद्रों की सेवा करना, मानव मात्र की सेवा करना, सहायता करना, ये उनके धर्म में समाहित था। अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन, प्रतिज्ञा, इन सब का पालन उन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत किया है। फिर है उनकी सामाजिक विचारधारा। सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हैं तो वास्तव में महात्मा गांधी सामाजिक समानता के ऊपर बल देते थे। उनका ये कहना था कि समाज में आमूल परिवर्तन होना आवश्यक है। स्त्री और पुरुष को समान अधिकार हो और उनके बीच परस्पर सहयोग और समन्वय की भावना होनी चाहिए। सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता को दूर करना और साथ ही साथ सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता, मद्यपान निषेध, खादी ग्रामोद्योग, गांवों की सफाई, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्रियों की उन्नति, स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा, मातृभाषा के प्रति प्रेम, राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम, आर्थिक समानता, किसान मजदूरों का संगठन, विद्यार्थियों का संगठन, आदिवासियों का संगठन, गौ सेवा और सबसे बड़ी बात है कोढ़ियों की सेवा। तो उन्होंने अपने सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत इन सभी कार्यक्रमों को समाहित किया था। अगर हम उनके आर्थिक पक्ष का विश्लेषण करते हैं, उनकी आर्थिक विचारधारा, तो वो विकेंद्रित आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बल देते थे, जिसका अर्थ था कि बड़े पैमाने के उद्योगों का उन्मूलन किया जाए और छोटे लघु उद्योग, हाथकरघा के ऊपर उन्होंने बल दिया, जिससे कि भारत का आर्थिक विकास, आर्थिक उन्नति हो सके। और इसके लिए कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना के ऊपर उन्होंने विशेष रूप से बल दिया। अगर हम राजनीतिक विचारधारा के पक्ष पर अध्ययन करते हैं तो राजनीतिक विचारधारा उनके धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों का सार था। वे धर्म में राजनीति की नींव रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उनकी राजनीतिक विचारधारा में सत्याग्रह का विशेष महत्व था। सत्याग्रह को अहिंसात्मक प्रतिरोध, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास आदि के साथ समीकृत किया जाता है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। गांधी जी का सत्याग्रह राजनीतिक क्षेत्र में असहयोग के नाम से प्रचलित था। उसके बाद हम उनकी शिक्षा संबंधी विचारधारा के ऊपर अध्ययन करते हैं तो वास्तव में वो शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन करना चाहते थे। शिक्षा का उद्देश्य अहिंसक और अशोषित समाज का निर्माण करना है। जो गांव के बच्चे हैं उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अपने प्रति हो रहे अत्याचारों का
प्रतिरोध कर सके और अपनी उन्नति के लिए वो प्रयत्न कर सके, गाँव की उन्नति के लिए वो प्रयत्न कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामूहिक रूप से जो भी समस्याएं गाँव में उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं का समाधान वो बहुत ही अहिंसक और लोकतांत्रिक ढंग से निकाल सके। शिक्षा का माध्यम कोई विदेशी ना होकर के मातृभाषा होनी चाहिए। उसी प्रकार से उनकी विचारधारा राष्ट्रभाषा के संबंध में भी थी कि प्रत्येक राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अपने देश के संबंध में उन्होंने कहा था कि हिंदी, चूँकि हिंदी उर्दू और हिंदी दोनों का मिश्रित रूप है, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होनी चाहिए, कोई विदेशी भाषा नहीं होनी चाहिए। हिंदी ऐसी भाषा जिसको कि सामान्यतः हर वर्ग के लोग उसे बोल सके, समझ सके, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने मनोभावनाओं को, अपने विचारों को उस भाषा के माध्यम से प्रकट कर सके। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन सभी विचारधाराओं के आधार पर महात्मा गांधी ने भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश करके अपने आंदोलन को प्रारंभ किया है। तो उनके जो प्रारंभिक आंदोलन थे वो सबसे पहला था चंपारण का सत्याग्रह, जो कि बिहार जिले के किसानों से संबंधित था। उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया। दूसरा उनका जो सत्याग्रह था वो खेड़ा आंदोलन का था, जहाँ पर कि अकाल पड़ने पर भी किसानों से ज़बरदस्ती लगान लिया जा रहा था। महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया। उसके बाद अहमदाबाद के मिल मजदूरों के वेतन में वृद्धि के संबंध में उन्होंने आमरण अनशन किया था। तो इस प्रकार से इन आंदोलनों के माध्यम से महात्मा गांधी ने ये स्थापित कर दिया था कि अब वो अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे और इस अहिंसक आंदोलन के माध्यम से वो अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। चूँकि प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज़ों के साथ में जो समझौता हुआ था, उसमें यदि भारत की सेना अंग्रेज़ों की सहायता करती है तो वो टर्की का विभाजन नहीं करेंगे। टर्की, जो कि मुसलमानों के धर्मगुरु खलीफा माने जाते थे, परंतु जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध के बाद जो टर्की के साथ सेवरिज की संधि हुई, उस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने टर्की का विभाजन कर दिया। इसलिए महात्मा गांधी ने मुस्लिम लीग के पक्ष में, मुसलमानों के पक्ष में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया और यहीं से उनका असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ है। असहयोग आंदोलन सत्याग्रह का एक अलग रूप था, जो 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा, उसके विरुद्ध में कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। उसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जो सभा बुलाई गई थी, जिसमें कि अंग्रेज़ों के विरोध के संबंध में लोग जो है संगठित हुए थे। आपको पता ही है कि जो नृशंस हत्याकांड हुआ जलियांवाला बाग का, जिसमें कि बहुत से निहत्थे लोग मारे गए, उसके पश्चात जब उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बुलाई गई, तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने उन अधिकारियों को जिन्होंने ये नृशंस हत्या की थी, उनको दंड देने की बजाय उन्होंने पुरस्कार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी का मन बहुत ही अधिक दुखी हुआ और अब उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब वो अंग्रेज़ों का सहयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इस प्रकार से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और उसमें अपने कार्यक्रम को उन्होंने निर्धारित किया। तो इस आंदोलन के संबंध में उनके जो कार्यक्रम थे, बहिष्कार, मतलब प्रत्येक विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, जो मद्य है उसका निषेध करना, अंग्रेज़ों को कर ना देना। इस प्रकार से उन्होंने एक व्यापक कार्यक्रम तय करके और इस आंदोलन को प्रारंभ किया। लेकिन वो इस आंदोलन को भी अहिंसक बनाना चाहते थे और ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी समय एक घटना घटती है कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आ रहे थे, उनका विरोध प्रदर्शन किया गया और आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई,
परिणाम स्वरूप आंदोलनकारियों ने कुछ पुलिस और सिपाहियों को गोरखपुर के चौरा चौरी थाने में एकत्रित करके थाने में आग लगा दी और इस कांड के परिणाम स्वरूप इस हिंसात्मक आंदोलन के कारण गांधी जी का मन बहुत ही व्यथित हुआ और उन्होंने इस आंदोलन को वहीं पर समाप्त कर दिया। यद्यपि यह आंदोलन तो असफल हो गया, लेकिन हम इसको पूर्ण असफल नहीं कह सकते हैं। एक राष्ट्रीय शिक्षा लोगों को मिली और ये आंदोलन जो है वो भूमिगत हो गया। उसके पश्चात दूसरा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब विनय पूर्वक अंग्रेजों का बहिष्कार करना, उनके आदेशों का विरोध करना, उल्लंघन करना। यह आंदोलन नेहरू रिपोर्ट की प्रतिक्रिया स्वरूप में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने अपने लिए कुछ सुविधाओं स्वशासन की मांग की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसको अस्वीकृत कर दिया। ये वो समय था 1929-30 का, जिस समय व्यापक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी छाई हुई थी, लेकिन अंग्रेजों का शोषण उसी प्रकार चल रहा था। तो इसलिए उस परिस्थिति में महात्मा गांधी ने आंदोलन करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांग तैयार की, जिसमें पूर्ण मदिरा का निषेध किया जाए, लोगों के कर को आधा कर दिया जाए, सरकारी व्यय में कमी की जाए, सैनिकों के व्यय में कमी की जाए और जन सुरक्षा के लिए लोगों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाए, आदि आदि। ये 11 सूत्री मांग थी। महात्मा गांधी ने यह कहा कि यदि इन मांगों को स्वीकार कर लेती है सरकार तो वो कोई आंदोलन नहीं करेंगे। किंतु इन महात्मा गांधी के इन कार्यक्रमों की ओर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के द्वारा इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया है। दांडी तट जो साबरमती आश्रम से करीब 200 मील दूर पर था। महात्मा गांधी ने अपने आश्रम के 79 कार्यकर्ताओं के साथ 24 दिनों में पैदल चल करके इस यात्रा को पूरा किया और वहाँ पर समुद्र तट पर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करके आंदोलन का सूत्रपात किया। इसके पश्चात जहाँ जहाँ समुद्र तट था वहाँ वहाँ नमक बनाया जाने लगा और इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। प्रदर्शन होने लगे, सभी जगह हड़तालें होने लगी, कर न देने के लिए लोग मांग करने लगे और अंग्रेजों का विरोध उसी प्रकार से, जैसे विदेशी वस्तुओं का विरोध करना, जो शराब की दुकानें थी, मदिरा की दुकानें थी, उसमें महिलाओं ने भी सक्रियता से भाग लिया और उन्होंने धरना दी है। विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई। तो ये भी आंदोलन अपनी तेज गति से, सरकार का दमन चक्र भी उसी तीव्र गति से चलने लगा। लाठीचार्ज, गोलियां, नेताओं की गिरफ्तारी, गांधी जी सहित बहुत से नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु सरकार की करीब 19 मिलें बंद हो गई और अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ समझौते के लिए जेल में ही प्रयत्न करने लगे, किंतु वो सारे प्रयत्न असफल रहे। यह आंदोलन चलता रहा, जिसकी लहर केवल मुस्लिम लीग संप्रदाय को छोड़कर इससे कोई भी अछूता नहीं रहा। इसी समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और सरकार की ओर से श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसमें भविष्य के भारतीय शासन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। 1935 का अधिनियम पारित हुआ और जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। इस प्रकार से इस आधार पर महात्मा गांधी के कहने पर यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। यद्यपि परिणाम की दृष्टि से ये विशेष महत्वपूर्ण तो नहीं था, किंतु राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन का महत्व राष्ट्रीय आंदोलन में को जन आंदोलन बनाने में था, उसी प्रकार से इस आंदोलन का महत्व महिलाओं का भी राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी बनाने की दृष्टि से रहा है। अब राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य का रूप स्पष्ट हो गया था और यह निश्चय हो गया था कि भारत को अंततः स्वतंत्र किया जाना ही राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य था। 27 जुलाई 1942 को ब्रिटिश सरकार ने लंदन से प्रसारण में कहा कि भारत को युद्ध का आधार बनाया जाए। इससे स्पष्ट था कि अंग्रेजी सरकार
पाशविक दमन द्वारा भारत को अपने अधिकार में रखेगी। ब्रिटिश सरकार की इस नीति से भारत में निराशा फैल गई। गांधी जी ने इसे देश के लिए घातक समझा और अनुभव किया कि इससे भारतीयों के हृदय में दासत्व पनपेगा। बर्मा पर जापानी आक्रमण के कारण जो भारतीय शरणार्थी भारत आ रहे थे, उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से गांधी जी बहुत अधिक व्यथित हुए। अतः गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का नारा दिया। उन्होंने हरिजन समाचार पत्र में लिखा, भारत को ईश्वर के भरोसे छोड़ दो और यदि यह अधिक हो तो उसे अराजकता की स्थिति में छोड़ दो। गांधी जी का विश्वास था कि यदि अंग्रेज भारत में रहेंगे तो जापान का भारत पर आक्रमण निश्चित है। इसलिए उन्होंने हरिजन में लिखा कि अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। गांधी जी ने यह इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ज्ञात हो चुका था कि जापान के आक्रमण के भय के कारण अंग्रेजों ने पूर्वी भारत को छोड़ने की योजना बना ली है। इस प्रकार से अप्रैल 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक इलाहाबाद में बुलाई गई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब किसी भी स्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग। 14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस की कार्य समिति भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सभी प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। 7 अगस्त को फिर एक बैठक बम्बई में हुई, जिसमें कुछ संशोधन किए गए और 8 अगस्त को समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया और उन्होंने ये कहा कि अब मैं स्वतंत्रता के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं जिन्ना साहब के हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकता, यह मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा। इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात हुआ। महात्मा गांधी वायसराय से मिलना चाहते थे और अपने इस आंदोलन की सूचना उन्होंने पत्र द्वारा भेज दी थी, किंतु उसी समय अचानक 9 अगस्त को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के कारण जो बचे हुए नेता थे उनमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसलिए कोई संगठित कार्यक्रम इसका तैयार नहीं हो पाया और हड़ताल, जुलूस, सार्वजनिक सभा, नमक बनाना, लगान न देना आदि कार्यक्रमों के साथ ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में महात्मा गांधी को छोड़ दो के नारे भी लगाए गए। पूर्णतः अहिंसक आंदोलन चला। द्वितीय चरण में कुछ क्रांतिकारी लोगों ने रेलवे स्टेशनों, डाकघरों, पुलिस स्टेशनों पर आग लगा दी, सरकारी इमारतों और संपत्ति पर आक्रमण किए, रेल और तार की लाइनें काटी गई। सरकार ने इसे दबाने के लिए पुलिस और सेना का सहारा लिया। उसके पश्चात मुंबई और मद्रास में आक्रमण के लिए हथियार का आश्रय लिया गया और बम फेंके गए। इस प्रकार से ये आंदोलन हिंसात्मक होने लगा और इसके कारण महात्मा गांधी को बार बार इन घटनाओं के कारण बहुत अधिक दुख पहुंच रहा था। सरकार उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कि वो आंदोलन को वापस ले ले, क्योंकि ये आंदोलन हिंसात्मक हो रहा है और इसका आरोप, दोषारोपण महात्मा गांधी के ऊपर लगाया जा रहा था। इसलिए महात्मा गांधी ने 21 दिन उपवास रखा और इसी बीच उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा का जेल में निधन हो गया। गांधी जी जेल में बीमार पड़ गए। वेबल ने भारत का वायसराय बनने के बाद 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया। इसके पश्चात स्वस्थ होने के बाद महात्मा गांधी ने दोबारा राजनीति में भाग लिया है। भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो गया, लेकिन फिर भी ये एक महान जन आंदोलन था और क्रांतिकारियों के संगठन की कमी, कार्यक्रमों का अभाव, उचित नेतृत्व का अभाव, अस्त्रों की कमी, इन सब के कारण ये आंदोलन असफल हुआ। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत में एकता व राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि कर दी। इसने स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसने विदेशी सत्ता की जड़ों को हिला दिया। जनसाधारण में व्याप्त आक्रोश ने सरकार घबरा गई और केवल 5 वर्षों के बाद ही भारत स्वतंत्र हो गया। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये असहयोग सत्याग्रह का एक अलग रूप ही था। गांधी जी का विचार था कि अन्याय करने वाला भी अन्याय सहने वाले के सहयोग के बिना अत्याचार नहीं कर सकता है। अतः जनसाधारण से अंग्रेजी सरकार ने
के साथ असहयोग करने की उन्होंने अपील की। स्वयं महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि का परित्याग किया। गांधी जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास आदि के प्रभाव से विद्यार्थियों ने शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार किया। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस से इस्तीफा दिया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास जैसे नामी वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। स्थानीय कांग्रेसी समितियों के प्रयासों से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। होलियां जलाई गई, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, सरकारी भवनों में झंडा फहराया गया। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन तथा राजनीतिक सम्मेलन प्रारंभ हो गए। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि गांधीवादी आंदोलनों से ब्रिटिश शासकों को यह मानना पड़ा कि अब भारतीयों के हाथों सत्ता का हस्तांतरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब प्रत्येक भारतीयों के मन में दासता से घृणा और स्वतंत्रता से प्रेम उत्पन्न हो गया है। अब साम्राज्यवादी भी यह अनुभव करने लगे कि भारत पर अंग्रेजी अधिकार अन्यायपूर्ण और गलत है। गांधी जी व कांग्रेस जब चाहे भारतीय प्रशासन का चलना असंभव कर सकती है। इस प्रकार गांधी जी एक अद्वितीय राष्ट्रीय मूर्ति थे। उन्होंने अपना जन्म व जीवन भारत भूमि के लिए समर्पित कर दिया। भारत में चलाए गए विचारधाराओं से उद्भूत आंदोलनों ने एक ओर तो ब्रिटिश साम्राज्यवादिता की नींव हिला दी, वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म एवं परंपराओं में घुसी हुई कुरीतियों को भी उसने दूर किया। उन्होंने नारी उद्धार की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे समाज की प्रगति संभव हो सकी। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उन्होंने स्वदेशी, खादी और चरखा का जो अस्त्र दिया वो आज भी प्रासंगिक है। धन्यवाद।